Good afternoon, everyone. Good Good afternoon, ma'am. afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून मैम। सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं। अब जितने भी आए हैं इसके बाद किसी भी स्टूडेंट को मैं एडमिट नहीं करूंगी। 16 स्टूडेंट मुझे दिख रहे हैं क्लास में। प्रीवियस क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे? मैम 18 थे। अच्छा, चलिए देखते हैं जो देर में आता है उसकी क्या रीजन है लेट आने के। फिलहाल जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी प्रेजेंटेशंस की श्रृंखला चल रही है, उसके अंतर्गत आज लक्ष्मी का प्रेजेंटेशन है। लक्ष्मी, आप रेडी हैं प्रेजेंटेशन के लिए? मैम स्लाइड शो हो रही है? बिल्कुल शो हो रही है, बहुत क्लियरली शो हो रही है। यस मैम। Lakshmi, over to you. All the best. थैंक यू मैम। All the best. गुड आफ्टरनून क्लास। गुड आफ्टरनून Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून मैम। जैसा कि हम सबको पता है कि अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे शिक्षा आयोग पढ़ लिए हैं, जो स्वतंत्रता से पहले आए थे और जो स्वतंत्रता के बाद आए हैं। उनमें से एक हम लोगों ने पढ़ा है राधा कृष्णन आयोग या विश्वविद्यालय आयोग। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का जो शिक्षा आयोग आया है, ये सेकंड है, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसकी विषय वस्तु क्या है, कौन कौन सी चीजों को इसमें ऐड किया गया है। तो सबसे पहला है माध्यमिक शिक्षा आयोग का परिचय, फिर सेकंड है आयोग की नियुक्ति कब हुई थी, फिर थर्ड है आयोग का संगठन एवं प्रतिवेदन कब आया था, फिर है वर्तमान शिक्षा प्रणाली के दोष, कि उस समय जो माध्यमिक शिक्षा चल रही थी, उस समय जो भी उसका संगठन था, जो भी ऑर्गेनाइजेशन था, जो भी शिक्षा का, उसमें कौन कौन सी कमियां थी जिसकी वजह से हमें रीऑर्गेनाइज करने की जरूरत पड़ी। तो उसमें कौन कौन से उस शिक्षा प्रणाली में जो वर्तमान में चल रही थी उसमें कौन कौन से दोष थे, ये जानेंगे। नेक्स्ट, माध्यमिक शिक्षा आयोग की संकल्पना, कि जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के थ्रू जो संकल्पना आई है, जो नया ऑर्गेनाइजेशन आया है, वो किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन आया है, किस प्रकार की अनुशंसा की है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने कि किस तरह का माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए। फिर है माध्यमिक शिक्षा आयोग के उद्देश्य, कि जो भी संगठन, जो भी आयोग डिसाइड किया गया है, जो भी आयोग बना है, तो सबसे पहले उसके कुछ उद्देश्य डिसाइड किए जाते हैं कि कौन कौन से उद्देश्य होंगे। उन उद्देश्यों के आधार पर शिक्षा व्यवस्था का गठन किया जाता है। नेक्स्ट है आयोग के विचार एवं सुझाव, कि आयोग ने, माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में अपने कौन कौन से विचार और सुझाव प्रस्तुत किए हैं। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा आयोग का मूल्यांकन। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि माध्यमिक शिक्षा आयोग में कौन कौन से गुण हैं और कौन कौन से दोष हैं, और लास्ट में इसका निष्कर्ष जानेंगे। तो सबसे पहले, जब हम सभी जानते हैं कि भारत 1947 में आजाद हुआ था, तो उससे पहले भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। बहुत सारी कुरीतियां फैली हुई थी, बहुत अशिक्षा थी, गरीबी थी, बहुत सारी अंधविश्वास और कुप्रथाएं फैली हुई थी। तो जब भारत आजाद नहीं हुआ था, तो उस समय हम शिक्षा के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। जैसे अंग्रेजों ने जो भी रिकमेंडेशन दी शिक्षा की, मैकॉले आए, सर्जेंट, जो भी शिक्षा की सिफारिशें दी, तो उन लोगों ने अपने आधार पे कि उन्हें किस तरह से फायदा हो सकता है इस यहाँ की भारत में इस तरह की शिक्षा व्यवस्था लाने पर। लेकिन जब भारत आजाद हो गया, तो भारत सरकार ने सोचा कि हमें अपने देश का विकास या हमें अपना विकास कैसे करना है। हमें जो भी सामाजिक कुरीतियां व्याप्त हैं, जो भी असमानताएं फैली हुई हैं समाज में, उन्हें हमें किस तरीके से दूर करना है। तो उसके लिए जो सबसे पहला माध्यम है वो है शिक्षा, कि शिक्षा के माध्यम से जो भी अंधविश्वास, अशिक्षा फैली हुई है, उसे हम दूर कर सकते हैं। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम या शक्ति है जिसके द्वारा हम इन बुराइयों को दूर कर सकते हैं। तो इससे पहले जो राधा कृष्णन आयोग आया था, वो विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे में उसने रिकमेंडेशन दी थी। लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि जो प्राथमिक और उच्च शिक्षा के मध्य की जो कड़ी होती है, जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, वो है माध्यमिक शिक्षा, और उसके बारे में कोई बात नहीं की गई थी। तो इसी वजह से ये एक अकेला मतलब बनाया गया जिसमें सिर्फ और सिर्फ माध्यमिक शिक्षा के बारे में बात की गई। तो उस समय भारत सरकार ने सोचा कि हमें अपने देश का उत्थान कैसे करना, उसका विकास कैसे करना, उसे कैसे प्रगतिशील बनाना है।
वो हम सिर्फ शिक्षा के माध्यम से ही कर सकते हैं। तो आजादी के लगभग 3-4 साल बाद भारत सरकार ने माध्यमिक शिक्षा के सुधार में थोड़ा सा ध्यान दिया और ध्यान ध्यान दिया और कुछ सिफारिशें दी। इससे पहले जब 1951 में ये आयोग आया था, 1952 और 53 से बोला जाता है। तो इससे पहले माध्यमिक शिक्षा आयोग के लिए राधा कृष्णन आयोग जो विश्वविद्यालय के लिए आया था, उसने भी अपने सुझाव में ये कहा था कि विश्वविद्यालय शिक्षा की उन्नति के लिए माध्यमिक शिक्षा की दशा में सुधार किया जाए। उसने कोई रिकमेंडेशन नहीं दी थी, लेकिन ये बात उसने बोली थी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग में माध्यमिक शिक्षा की दशा में थोड़ा सा सुधार किया जाए। तो इसकी तर्ज पर भारत सरकार ने 1948 में माध्यमिक शिक्षा की सुधार के लिए एक ताराचंद समिति का गठन किया था, जिसने माध्यमिक शिक्षा आयोग के लिए कुछ विचार और सुझाव प्रस्तुत किए थे। लेकिन जो केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड कैब, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने उसकी जो समिति की जो भी सिफारिशें थी उनको मतलब नकार दिया कि ये इस शिक्षा व्यवस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। उसके बाद कैब के द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया कि हमें मतलब दूसरी तरीके की माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए जिससे हमारे देश का विकास हो सके। तो कैब के सिफारिश पर कैब ने मतलब सलाह दी भारत सरकार को कि हमें एक नया शिक्षा का गठन करना चाहिए, शिक्षा आयोग का गठन करना चाहिए, जिसका प्रस्ताव 1951 में रखा गया, जिसका गठन 23 सितंबर 1952 को हुआ। जो माध्यमिक शिक्षा आयोग आया उसका गठन 23 सितंबर 1952 को हुआ, जिसके सचिव थे A.N. बसु और सहायक सचिव थे A.S. चारी। और इस आयोग के अध्यक्ष थे माननीय श्री डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जिन्होंने इस आयोग का गठन किया। फिर नेक्स्ट है डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर का सामान्य परिचय। इनका जन्म 14 अक्टूबर 1887 को हुआ था। इन्होंने अपनी शिक्षा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से प्राप्त की थी। इन्हें जो पुरस्कार मिले थे वो पद्म विभूषण 1954 में मिला था और पद्म विभूषण 1963 में मिला था। इन्होंने जिन पदों में मतलब ये कार्यरत रहे हैं उनमें इम्पोर्टेंट है सबसे डिप्टी लीडर थे ये, और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे पद पे कार्यरत रहे हैं, जैसे वाइस चांसलर ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी, प्रिंसिपल ऑफ मद्रास मेडिकल कॉलेज, डिप्टी लीडर ऑफ इंडियन डेलीगेशन ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन जेनेवा इन 1948। फिर इसके बाद ये चेयरमैन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन रहे 1949 में। फिर 1955 में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द 8th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के वाइस प्रेसिडेंट रहे ये। फिर प्रेसिडेंट ऑफ द 14th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। लास्ट में मतलब इतने सारे कार्य पदों पर ये कार्यरत रहे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे आयोग के सदस्य कि आयोग में कौन कौन से सदस्य थे, क्योंकि इस आयोग का जब गठन हुआ था तो उसमें शिक्षा जो भी उस समय माध्यमिक शिक्षा में जो भी दोष थे या उसमें कौन कौन सी सुधार हम किए जा सकते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे शिक्षाविदों की एक समिति बनाई गई, जिन्होंने एक सर्वे किया, प्रश्नावली और साक्षात्कार के माध्यम से इन्होंने ये जानने की कोशिश की कि उस समय वर्तमान में कौन कौन से शिक्षा माध्यमिक शिक्षा में कौन कौन से दोष हैं और उन दोषों को दूर करने के लिए हम कौन कौन से सुझाव या विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आयोग के सदस्य में जो सबसे पहले इस आयोग के अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जो वर्तमान में मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे। फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल जॉन क्रिस्टी इसके सदस्य थे, जो उस समय वर्तमान में जीसस कॉलेज ऑक्सफोर्ड के प्रिंसिपल थे। फिर नेक्स्ट है डॉक्टर केनेथ रस्ट विलियम्स,
जो कि रीजनल एजुकेशन बोर्ड ऑफ अमेरिका में उस समय थे। फिर नेक्स्ट है श्रीमती हंसा मेहता, जो कि बड़ौदा विश्वविद्यालय की उप कुलपति थी उस समय वर्तमान में। फिर नेक्स्ट श्री जे ए तारा पोरवाल, जो कि तकनीकी शिक्षा मुंबई में निदेशक थे। फिर नेक्स्ट है डॉक्टर के एल श्रीमाली, जो कि विद्या भवन शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय उदयपुर के प्राचार्य थे। फिर नेक्स्ट है एम टी व्यास, जो कि न्यू एरा स्कूल मुंबई में प्राचार्य थे। फिर नेक्स्ट है श्री के जे शयदन, जो कि शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार जो शिक्षा मंत्रालय है उसके संयुक्त सचिव थे। फिर नेक्स्ट है श्री ए एस बसु सदस्य, जो कि इसके सदस्य जो कि ये सचिव भी थे उस आयोग के। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे आयोग का प्रतिवेदन एवं उद्देश्य कि आयोग क्या हुआ लक्ष्मी? लक्ष्मी लक्ष्मी क्या हुआ बच्चे? मैम नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, नेटवर्क प्रॉब्लम थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये ड्रॉबैक्स में से है। अगर हमारी जो ट्रेडिशनल क्लासेस होती तो ऐसा कभी नहीं होता। ये ड्रॉबैक्स में से है। ऑनलाइन जो टीचिंग क्लासेस हैं उसके एक ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि हम पूरी तरीके से इंटरनेट पे डिपेंडेंसी है हमारी। भले रिकॉर्डेड भी है हमारे पास, सेव्ड भी है हमारे पास, लेकिन अगर इंटरनेट वर्किंग कंडीशन में नहीं है तो हम एक जगह से दूसरी जगह अपना कंटेंट नहीं पहुंचा सकते हैं, है ना। तो इसलिए और स्पेसिफिकली हम जिस कोर्स के साथ एसोसिएटेड है, तो हम लोगों को तो अपने स्टूडेंट्स को इस तरीके से तैयार करना है कि हम एडवर्स से एडवर्स कंडीशन में भी कैसे टीचिंग कर सकते हैं इफेक्टिवली, एफिशिएंटली। इस चीज को देखें। ओके, कैरी ऑन। यस मैम। आयोग की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई वो 29 अगस्त 1953 को की गई, जिसमें उसके जो भी कार्य और उद्देश्य थे उनको 14 अध्याय और 244 पृष्ठ में प्रस्तुत किया गया। इस आयोग के जो उद्देश्य था वो ये उद्देश्य था तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करके उसके संबंध में सुझाव प्रस्तुत करना। जो भी उस समय वर्तमान में जो माध्यमिक शिक्षा चल रही थी उसमें कौन कौन सी समस्याएं हैं उनको जानना और उनके संबंध में सुझाव प्रस्तुत करना। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली के कौन कौन से दोष थे जिसकी वजह से हमें एक माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन करना पड़ा। तो सबसे पहला जो दोष था माध्यमिक शिक्षा आयोग का वो ये था कि जो भी उस समय शिक्षा चल रही थी वो जीवन से संबंधित नहीं थी। जो भी पाठ्य पुस्तकें या जो भी करिकुलम या सिलेबस जो भी डिसाइडेड था उस समय जो भी पढ़ाया जा रहा था उसका संबंध हमारे रियल लाइफ से नहीं था। मतलब एक तरह से जो भी सिद्धांत या जो भी पुस्तकों में जो भी चीजें वर्णित थी उसका हमारे रियल लाइफ से कोई भी संबंध नहीं था। तो जब रियल लाइफ से संबंध नहीं था जो भी शिक्षा हमें दी जा रही है तो उससे उससे रिलेटेड ना तो हम कोई व्यवसाय कर सकते हैं ना उसे हम अपने जीवन में ला सकते हैं, तो उस शिक्षा का कोई भी सार्थक मतलब नहीं था। तो ये एक दोष था, इसकी वजह से हमें एक नए माध्यमिक शिक्षा आयोग की अनुशंसा की जरूरत पड़ी।
फिर नेक्स्ट जो दोष है वो है परीक्षा केंद्रित होना। कोई भी कोई भी करिकुलम जब डिसाइड होता है किसी भी स्तर के लिए, विश्वविद्यालय स्तर हो, प्राथमिक स्तर हो या माध्यमिक स्तर हो, तो उसका सिर्फ एक यही उद्देश्य नहीं होता है कि हमें सिर्फ परीक्षा ही क्वालिफाई करनी है या हमें सिर्फ परीक्षा में पास होना है। उसका हमारा जैसे शिक्षा का उद्देश्य होता है कि हमें छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन लाना, उसमें वांछित परिवर्तन लाना। ये कहीं शिक्षा का ये उद्देश्य नहीं होता है कि हमें सिर्फ परीक्षा पास करनी है। तो उस समय छात्रों का जो मूल्यांकन होता था, उसका जो माध्यम होता था, वो परीक्षा प्रणाली एक आंकिक, हम कह सकते हैं कि आंकिक प्रश्नावली के माध्यम से, या जो भी उस समय अंक दिए जाते थे छात्रों को परीक्षा में, तो उसके कारण छात्रों में बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा भी होती थी कि उसे ज्यादा अंक लाने, हमें कम, मुझे कम अंक मिले, मतलब एक एक पॉइंट से सब आगे पीछे हो जाते। तो उस समय वर्तमान में जो माध्यमिक शिक्षा चल रही थी, उसका ये सबसे बड़ा दोष था कि वो परीक्षा केंद्रित थी। नेक्स्ट है उद्देश्य अनिश्चित होना। जो भी शिक्षा चल रही थी, तो उसके उद्देश्य डिसाइड नहीं थे कि हमें किस तरह का व्यवहार में परिवर्तन लाना है बच्चों के। जैसे अभी जो शिक्षा प्रणाली वर्तमान में चल रही है, तो उसके उद्देश्य होते हैं, कोई भी करिकुलम अगर हम किसी भी क्लास में जाते हैं, तो सबसे पहले उसके ऑब्जेक्टिव डिसाइड होते हैं कि हमें ये चेंजेस लाने हैं छात्रों के अंदर। लेकिन उस समय जो वर्तमान में शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा चल रही थी, उसका कोई भी उद्देश्य डिसाइड नहीं था कि हमें किस तरह के डेवलपमेंट करने हैं। जैसे अभी डिसाइड होता है कि हमें बच्चों में होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है, मेंटल डेवलपमेंट उसका करना है, फिजिकल डेवलपमेंट करना है। लेकिन उस समय जो शिक्षा व्यवस्था चल रही थी, उसमें कुछ भी डिसाइड नहीं था कि हमें किस तरीके के चेंजेस लाने हैं बच्चों में। फिर नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तकों का को अधिक महत्व देना। उस समय जो शिक्षा व्यवस्था चल रही थी, उसमें पाठ्य पुस्तकों को अधिक महत्व दिया जाता है। हम ये मानते हैं कि पाठ्य पुस्तकें एक तरीके से कोई भी कंटेंट को डिलीवर करने का माध्यम हो सकती है, लेकिन हम पूरी तरह से पाठ्य पुस्तकों में डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट है परंपरागत शिक्षण विधियों का उपयोग होना। जैसे उस समय व्याख्यान मेथड ज्यादा प्रचलित था, तो उससे क्या होता था कि टीचर सिर्फ कोई भी टॉपिक डिलीवर करता था और छात्र उसे एक्सेप्ट, एज इट इज एक्सेप्ट कर लेते थे। वो उसमें अपने तर्क वितर्क नहीं कर सकते थे। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वन वे कम्युनिकेशन होता था, जिससे कि जिस तरीके की हम शिक्षण विधियों द्वारा छात्रों को अधिक से अधिक चीजें दे सकते हैं या समझा सकते हैं, वो चीजें उस समय हम नहीं कर सकते थे। जैसे इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, डिस्कशन मेथड या ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, इस तरह के मेथड उस समय पे शिक्षा व्यवस्था में लागू नहीं थे। तो जो भी शिक्षा विधियां उपयोग में लाई जा रही थी, वो उस कंटेंट को तो डिलीवर कर रही थी, लेकिन जो जिस लेवल की अंडरस्टैंडिंग बच्चों में होनी चाहिए, वो उनके अंदर नहीं आ पा रही थी। तो ये भी शिक्षा का सबसे बड़ा दोष है। अगर कंटेंट, हमारा कंटेंट कितना भी अच्छा हो किसी भी लेवल का, लेकिन अगर उसे डिलीवर करने का मेथड ही नहीं सही है, साइंटिफिक मेथड नहीं है, तो उस कंटेंट को हम छात्रों तक सही ढंग से नहीं पहुंचा सकते। फिर नेक्स्ट है छात्र शिक्षक अनुपात अवैज्ञानिक होना। छात्र शिक्षक अनुपात से तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जो भी रेशियो होना चाहिए टीचर स्टूडेंट का, वो एक वैज्ञानिक होना चाहिए। वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक होने का ये तात्पर्य है कि जो भी टीचर पढ़ा रहा है, तो इतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए क्लास में कि टीचर सभी बच्चों पे ध्यान ना दे सके। जैसे मनोवैज्ञानिक सिद्धांत होता है कि जो भी छात्र क्लास में होते हैं, उनमें सब में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। तो अगर क्लास में बहुत ज्यादा संख्या होगी बच्चों की, तो टीचर सब पे सबके इंटरेस्ट, सबकी जो एबिलिटी होगी उसको नहीं जान सकेंगे। कि अगर कोई छात्र कम बोलता है, तो जरूरी नहीं कि वो बहुत डल स्टूडेंट हो। जो बहुत ज्यादा बोलता है, उसको मतलब ये भी नहीं कि वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट हो।
तो अगर छात्र कम होंगे संख्या में तो हम ये कह सकते हैं कि टीचर सभी बच्चों पे ध्यान देगा। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि किन किन रेशियो की बात की गई है। तो उस समय क्योंकि उस समय विद्यालय कम थे तो हो सकता है इस वजह से जो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट थे वो ज्यादा थे, और उस समय शिक्षक का जो स्तर था, जो स्थिति थी, जो अनुभवी शिक्षक थे उनकी कमी थी। तो इस वजह से शिक्षक छात्र अनुपात, मतलब अगर एक शिक्षक है तो उसमें 30 से ज्यादा स्टूडेंट होते होते थे उस समय। फिर नेक्स्ट है अनुभवी शिक्षकों की कमी। जो टीचर ट्रेनिंग दी जा रही थी, पहली बात तो उस समय जो शिक्षकों की स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, शिक्षकों का वेतन बहुत कम था। तो इस वजह से जो शिक्षक, जो टीचिंग प्रोफेशन है उसकी तरफ लोग बहुत कम आकर्षित हो रहे थे, जिसकी वजह से हमें मतलब क्वालिटी ऑफ टीचर नहीं मिल पा रहे थे, बहुत अच्छे मतलब क्वालिफाइड टीचर नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि जो अच्छे अच्छे मतलब जो हम ये कह सकते हैं जो बेस्ट ब्रेन था वो कहीं और लग जा रहा था, मतलब टीचिंग में कोई नहीं आना चाहता था। इस वजह से वहां पर अनुभवी शिक्षकों की कमी थी। नेक्स्ट है शिक्षकों को समुचित वेतन ना मिलना। जब हम कोई या कोई भी हो अगर कोई व्यवसाय चुनता है तो वो सबसे पहले देखता है कि सोशल में क्या स्टेटस है इसका, हमारी स्थिति इसके बाद कैसी हो जाएगी, हमें इसमें कितना वेतन मिलेगा, हमारी स्थिति में कुछ सुधार होगा या नहीं होगा। तो अगर हम कोई व्यवसाय चूज कर रहे हैं उससे हमारे रहन सहन में, हमारे जो सामाजिक स्थिति है उसमें कोई सुधार नहीं आ रहा तो हम उस व्यवसाय की तरफ जाना उचित नहीं समझते हैं। तो जो भी शिक्षक का उस समय वेतन था वो बहुत कम था, इसकी वजह से लोग टीचिंग लाइन की तरफ ज्यादा आना प्रेफर नहीं करते थे। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा आयोग के गठन के उद्देश्य। कि माध्यमिक शिक्षा आयोग किन किन उद्देश्यों को लेकर गठित किया गया था। सबसे पहले इसके मुख्य दो उद्देश्य थे। पहला है देश में प्रचलित माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की जांच करना, मतलब साक्षात्कार और प्रश्नावली के माध्यम से जो भी इसमें सदस्य थे उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि जो भी माध्यमिक शिक्षा उस समय चल रही है उसमें कौन से दोष हैं जिससे हमारे देश का विकास सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। अगर उस समय जो माध्यमिक शिक्षा चल रही थी अगर वो सही तरीके से चल रही होती, उसकी संरचना या संगठन जो भी संगठनात्मक उसके स्वरूप था उसका, अगर वो सही होता तो हमें नए माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। तो इसका सबसे पहला जो उद्देश्य था वो उसकी जांच करना कि जो भी शिक्षा चल रही है उसमें कौन कौन सी कमियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इस शिक्षा प्रणाली के पुनर्गठन और सुधार के लिए सुझाव देना। सिर्फ इसका यही काम नहीं था कि जो भी शिक्षा प्रणाली उस समय माध्यमिक शिक्षा चल रही है उसके दो मतलब उसकी जांच करना, जांच करने के बाद हमें उसकी नई मतलब रीऑर्गेनाइज करना है उस माध्यमिक शिक्षा को, और उसके सुधार के लिए और जो उसमें चल रही है शिक्षा व्यवस्था उस टाइम में जो भी उसकी कमियां हैं उनके सुधार के लिए हम कौन कौन से सुझाव या रिकमेंडेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य। माध्यमिक शिक्षा, इससे पहले हम लोग बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा की संकल्पना कि कौन कौन से मतलब किस तरीके की संकल्पना उन्होंने की थी। तो जैसे राधा कृष्णन आयोग आया था तो उसकी तर्ज पे इन्होंने बोला था कि जो माध्यमिक शिक्षा है वो प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के मध्य की कड़ी है, उसके रूप में उसे जाना जाता है। तो जो प्राथमिक शिक्षा की आयु होती है बच्चों की वो 5 से 10 वर्ष लगभग ऐसी होती है। इसके तो इस समय क्या होता है कि उनका 90% ब्रेन डेवलप हो चुका होता है, हम ये कह सकते हैं, लेकिन वो पूर्ण रूप से परिपक्व नहीं होते हैं। तो हमें माध्यमिक शिक्षा की जो भी सिलेबस है, जो भी उसकी संरचना है वो इस तरीके से डिसाइड करनी चाहिए जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, बहुत ज्यादा बर्डन ना हो बच्चों के ऊपर। हमें इस तरीके की शिक्षा व्यवस्था रखनी चाहिए। मतलब अगर हम प्राथमिक में चाहें तो प्ले वे मेथड से बच्चों को सिखा सकते हैं, हमें बहुत ज्यादा उनके ऊपर बर्डन नहीं डालना है। तो इस तरीके की शिक्षा व्यवस्था रखनी चाहिए। मुदालियर कमीशन ने अपने एक कथन में कहा है कि हमें अपने मन में ये पूर्व निश्चित सिद्धांत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि माध्यमिक शिक्षा स्वयं में एक पूर्ण इकाई है।
हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमने प्राथमिक शिक्षा अच्छी दे दी बच्चों को, उसके बाद हमने सीधा उन्हें उच्च शिक्षा अच्छी दे दी। उसके लिए हमें माध्यमिक शिक्षा में सही तरीके से ध्यान देना होगा, मतलब उसमें जो भी मेथड अपनाए जाए वो साइंटिफिक मेथड होने चाहिए। यह मात्र एक तैयार करने वाली शिक्षा नहीं है। यह शिक्षा को प्राप्त कर लेने के बाद छात्र इस स्थिति में होता है कि यदि वे चाहे तो जीवन के उत्तरदायित्व पूर्ण कर्म भूमि में उतर सकता है और जीवन निर्वाह कर्म भूमि में उतर सकता है और जीवन निर्वाह के लिए कोई उपयोगी व्यवसाय ग्रहण कर सकता है। माध्यमिक शिक्षा के अनुशंसा में उन्होंने बताया कि जो माध्यमिक शिक्षा है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर कोई सेकेंडरी एजुकेशन में पहुंच चुका है तो वो सीनियर सेकेंडरी हो या जूनियर हो, अगर वो सीनियर सेकेंडरी तक पहुंच चुका है तो उसके अंदर इतनी समझ आ जानी चाहिए कि वो अपनी शिक्षा के माध्यम से अपने कैरियर का डिसीजन ले सके कि उसे आगे चल के किस प्रोफेशन में जाना है। नेक्स्ट पॉइंट है माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य। जो माध्यमिक शिक्षा रीऑर्गेनाइज की गई, तो पहले जो उस समय वर्तमान में चल रही थी तो उसमें कोई भी उद्देश्य डिसाइडेड नहीं थे, अनिश्चित थे उद्देश्य। लेकिन ये जो नया शिक्षा माध्यमिक शिक्षा आयोग बना, उसके कौन कौन से उद्देश्य थे, उन्होंने कौन कौन से उद्देश्य डिसाइड किए कि माध्यमिक शिक्षा के ये उद्देश्य होने चाहिए। तो उसमें पहला उद्देश्य है लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास करना। जैसा हम सभी जानते हैं कि जो भी वर्तमान युग या आधुनिक युग चल रहा है वो लोकतंत्र का युग है। इसमें कोई किसी पे तानाशाही नहीं कर सकता है, सब अपने आप में स्वतंत्र है। इसीलिए आयोग ने ये सिफारिश की कि माध्यमिक शिक्षा द्वारा छात्रों में हमें लोकतांत्रिक सिद्धांतों हमें छात्रों में लोकतांत्रिक सिद्धांतों को इनकलकेट करना चाहिए। यस मैम, हम्म। उनको उनके प्रति मतलब जो भी लोकतांत्रिक सिद्धांत है छात्रों को उनके प्रति जागरूकता उत्पन्न करनी चाहिए। ये एक लक्ष्य रखना चाहिए कि शिक्षा के माध्यम से हमें छात्रों के अंदर जो भी लोकतांत्रिक गुण हैं, जैसे समता, समानता, सहयोग, धैर्य, तो धर्मनिरपेक्षता, भाईचारे, इस तरीके की हमें शिक्षा देनी चाहिए कि छात्रों के अंदर ये सारे गुण डेवलप हो सकें। छात्रों में हमें इस तरीके की विचारधारा विकसित करनी चाहिए कि वो समाज में जो लिंग भेद है या जाति भेद है वो इन सब कुरीतियों में ना पड़े और अपने अकॉर्डिंग वो लोग कार्य करें और सिर्फ अपने लिए कार्य ना करें। उनके अंदर मतलब राष्ट्र प्रेम की भावना होनी चाहिए कि वो मैं के लिए नहीं, हम की भावना से वो अपना कार्य कर सकें। तो शिक्षा के द्वारा हमें छात्रों के अंदर जो लोकतांत्रिक गुण है उनका विकास करना चाहिए। तो इस तरह की शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास से यहाँ पे ये मतलब है कि हमें छात्रों में सभी प्रकार के गुणों का विकास करना चाहिए। हमें सिर्फ उनके एक डेवलपमेंट की तरफ नहीं सोचना चाहिए कि हमें सिर्फ उनका फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है या सिर्फ मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है। हमें उनके सारे डेवलपमेंट की ओर ध्यान देना चाहिए। और ये भी ध्यान देना चाहिए कि शिक्षा का कार्य सिर्फ ये नहीं होता है कि हमें सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान को उनके ऊपर थोपना है। हमें ये देखना है कि जो उनके अंदर जो भी क्षमता है उस क्षमता के अकॉर्डिंग वो अपना व्यवसाय चुन सके या उसमें कार्य कर सके। अगर उनकी एबिलिटी या इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो अपना व्यवसाय नहीं चुन सकते हैं तो वो जो भी उनका व्यक्तित्व है वो सही ढंग से परिलक्षित नहीं होगा या वो बहुत ज्यादा व्यवहार कुशल नहीं बन सकेंगे। तो हमें शिक्षा के माध्यम से ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि छात्र अपनी एबिलिटी को खुद समझें, जो उनके अंदर अंतर्निहित शक्तियां हैं वो उनका विकास कर सकें। फिर नेक्स्ट पॉइंट है व्यवसायिक कुशलता में वृद्धि। हमें इस तरीके की शिक्षा व्यवस्था नहीं देनी चाहिए कि जैसे छात्र जब शिक्षा जैसे माध्यमिक शिक्षा उसने प्राप्त कर ली तो उसके बाद उसे ये ध्यान ना रहे कि हमें इसके बाद क्या करना है। तो शिक्षा व्यवस्था इस तरीके की होनी चाहिए जैसे
आजकल का जो युग है वो आदमी औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्र का युग है, तो हमें छात्रों को इस तरीके की शिक्षा देनी चाहिए जिसके अंदर उनको कोई व्यवसाय चुनने की कुशलता या किसी व्यवसाय में वो कुशल हो सके, ये शिक्षा का प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। जैसे इस स्तर पर शिक्षा जैसे छात्र होते हैं, जैसे सेकेंडरी एजुकेशन में पहुंच के 9th से 12th के बीच में, तो उनके मन में हमेशा ये दुविधा रहती है कि हम आगे चल के क्या करेंगे, हमें कौन से प्रोफेशन को चूज करना चाहिए। तो इस तरीके की दुविधा उनके अंदर नहीं होनी चाहिए, या तो वो इस तरीके की नहीं होना चाहिए कि वो उनके अंदर कोई हीन भावना आ जाए। जैसे पेरेंट्स कह रहे हैं कि तुम्हें ये व्यवसाय चुनना है तो वो व्यवसाय चुन ले, मतलब इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। मतलब उनके अंदर इतनी मेच्योरिटी आ जानी चाहिए उस लेवल में जाते जाते कि वो अपने कैरियर का चुनाव खुद से कर सके, ना किसी के कहने पर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है नेतृत्व की क्षमता का विकास करना। छात्रों के अंदर हमें मतलब एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करनी चाहिए शिक्षा के माध्यम से। जैसे क्लासरूम में हम किसी बच्चे को मॉनिटर बना देते हैं तो वो क्लास को लीड करता है, तो जैसे हमें टाइम टाइम पे मतलब चेंज कर देने चाहिए लीडर, कि हाँ सबके अंदर थोड़ी थोड़ी मतलब नेतृत्व की क्वालिटी डेवलप होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट उद्देश्य है नैतिक एवं चारित्रिक विकास। शिक्षा के माध्यम से हमें छात्रों में नैतिक एवं चारित्रिक विकास करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आयोग के विचार एवं सुझाव, कि आयोग के कौन कौन से विचार और सुझाव दिए गए माध्यमिक शिक्षा से संबंधित। तो जो पहला इनका सुझाव था वो था प्रशासन संबंधी सुझाव, कि शिक्षा का प्रशासन कैसा होना चाहिए, प्रबंधन कैसा होना चाहिए। सबसे पहले इन्होंने, मैम आवाज नहीं आ रही आपकी। मैं कुछ बोल नहीं रही बेटा। ओके मैम, ऐसा लगा कोई आवाज आ रही है कहीं से। नहीं 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 नहीं। सबसे पहला जो इन्होंने सुझाव दिया वो प्रशासन संबंधी सुझाव दिया, कि जो माध्यमिक शिक्षा है उसका प्रशासन एवं प्रबंधन कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले इन्होंने जो बात कही वो कही कि प्रांतीय शिक्षा सलाहकार परिषदों की स्थापना होनी चाहिए। जैसे कोठारी कमीशन ने बोला था कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, मतलब केंद्रीय स्तर पर एक शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए। उसी तरह मुदालियार आयोग में कैप की तर्ज पर सैब, मतलब स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की स्थापना होनी चाहिए, जो कि मतलब केंद्रीय जो सैब है, मतलब कैब है, जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, वो स्टेट बोर्ड ऑफ, मतलब जो भी स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन है उनको समय समय पर सलाह देता रहे कि किस तरीके की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा परिषदों का गठन होना चाहिए। हमें हर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा परिषदों का गठन होना चाहिए, जिससे वो ये देख सकें कि उस समय जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है वो किस तरीके की चल रही है, जो शिक्षा व्यवस्था चल रही है वो सही ढंग से चल रही है या नहीं चल रही है, जो मान्यता दी जा रही है विद्यालयों को वो मान्यता देने लायक है या नहीं है विद्यालय। जैसे विद्यालयों को मान्यता दे दी गई है तो वो सही ढंग से कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इन सब कार्यों की देख रेख के लिए हमें माध्यमिक शिक्षा परिषदों का गठन करना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षा निदेशकों की नियुक्ति। हमें मतलब जो भी माध्यमिक शिक्षा परिषद बने हैं उनमें शिक्षा निदेशकों की नियुक्ति करनी चाहिए। तो जो भी शिक्षा निदेशक पद को जो भी ग्रहण करेगा वो एक सचिव के समकक्ष रहेगा। तो इस पद की जो नियुक्ति होगी वो शिक्षा मंत्री के साथ जो भी शिक्षा निदेशक होगा वो समय समय पर शिक्षा मंत्री उसको सलाह देते रहेंगे कि किस तरीके की शिक्षा व्यवस्था रखनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है तकनीकी शिक्षा परिषदों का गठन करना चाहिए। तकनीकी शिक्षा शिक्षा परिषदों का गठन अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के साथ मिलकर कार्य करने के लिए इसका गठन करना चाहिए, कि जो भी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद है
वो जिस तरह की हमें आदेश देंगे उन्हीं आदेशों पर चलकर हमें कार्य करना चाहिए। अब यहाँ पे ये है कि माध्यमिक शिक्षा में तकनीकी शिक्षा परिषदों का गठन क्यों किया जाना चाहिए। तो जैसे इनका जो उद्देश्य था कि व्यवसायिक कुशलता में वृद्धि करना, तो हमें इस तरीके की शिक्षा करनी चाहिए जो टेक्निकल हो, जिससे कि माध्यमिक शिक्षा के बाद जब छात्र मतलब उसको प्राप्त करने के बाद उसे कोई व्यवसाय में जाने की मतलब अगर वो सोच रहा है तो वो उस हिसाब से उसमें कार्य कर सके या उसका चुनाव कर सके। तो इसलिए तकनीकी शिक्षा परिषदों का गठन होना चाहिए। नेक्स्ट है व्यक्तिगत जो विद्यालय हैं, जो प्रशासन निजी प्रबंध द्वारा समितियां चलाई जा रही हैं, इन पर प्रबंध समितियों का पंजीकरण कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किया जाए। जैसे जो 3 तरह के विद्यालय चल रहे होते हैं, जैसे एक प्राइवेट विद्यालय, एक फुल गवर्नमेंट विद्यालय और एक एडेड विद्यालय। तो जो पंजीकरण कंपनी अधिनियम 1956 में आया था, तो उसका कार्य ये होता है कि जो एडेड विद्यालय होते हैं तो उनको जो धनराशि दी जाती है या उन्हें जो अनुदान दिया जाता है, तो वो कंपनी अधिनियम जो होता है उसका कार्य ये होता है कि वो ये देखे कि जो भी उन्हें पैसा या अनुदान दिया जा रहा है तो वो शिक्षा के कार्य में सही तरीके से लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो इस कंपनी अधिनियम का कार्य ये होता है कि ये उसको रेगुलेट करें, उस विद्यालय को रेगुलेट करें जो एडेड कॉलेज चल रहे हैं, जो गवर्नमेंट नहीं है, मतलब जो सेमी गवर्नमेंट कह सकते हैं, जो सेमी गवर्नमेंट विद्यालय होते हैं उनको उनकी देख रेख करे या उनको रेगुलेट करे। इसीलिए पंजीकरण कंपनी अधिनियम का निर्माण किया गया था, या उसमें जो भी प्रबंध समितियां उसकी होती थी वो समय समय पर विद्यालय का निरीक्षण करती रहें और देखती रहें कि जो एडेड कॉलेज चल रहे हैं वो सही तर्ज पर चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। नेक्स्ट है खाली से वित्त संबंधी सुझाव। लक्ष्मी, जहां तक आपने पढ़ाया बेटा यहाँ तक आप क्वेरीज ले लीजिए, क्योंकि जो है टाइम की थोड़ी सी बाध्यता है, और है ना। हाँ यस हाँ। मैम। पूछ लीजिए जिसको जो पूछना हो, ना यहाँ तक समझ में आया। सब समझ में आ गया। ठीक है, आ गया, बढ़िया समझ में आया। आपने अच्छा पढ़ाया। यस मैम, इतना क्लियर है। हाँ हाँ। तो लक्ष्मी, यहाँ तक कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी थी। देखिए, जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस होती हैं तो एक दूसरा टीचर क्लास के बाहर इंतजार कर लेता है, वो देख लेता है कि दूसरा टीचर आया है नहीं आया है, या स्टूडेंट से जवाब किसी तरीके से ना। लेकिन ऑनलाइन में हम लोगों को थोड़ा सा पंक्चुअलिटी का ध्यान देना चाहिए, ये प्रोटोकॉल्स में है ना। समय को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, क्योंकि 1 बजे से दूसरी क्लास स्टार्ट होती है। इसलिए आई थिंक आज के हम अपनी क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इसके आगे का कंटिन्यूएशन हम कल करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।